हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन दिस लेक्चर। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर से यूनिट सेकंड नेक्स्ट यूनिट आपकी स्टार्ट कर दी थी, यूनिट थर्ड समतल में गति, जिसमें हमने सदिशों के बारे में पढ़ लिया था। सदिश कितने प्रकार के होते हैं मैंने दो प्रकार के बताए थे आपको, एक अक्षीय सदिश बताए थे और एक ध्रुवीय सदिश बताई थी। तो मेनली मैंने जो डिस्कशन किया था वो सारा बेस था ध्रुवीय सदिश पर। क्या दोनों में अंतर था अक्षीय सदिश में और ध्रुवीय सदिश में? अक्षीय सदिश तो वे सदिश होते हैं जो घूर्णन प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, और जो ध्रुवीय सदिश होते हैं उनकी क्या पहचान है? उनका कोई ना कोई प्रारंभिक बिंदु निश्चित होता है और एक वो निश्चित दिशा में इंगित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय सदिश। फिर ध्रुवीय सदिशों के अनेकों प्रकार की बात हो गई थी। सदिशों को किस प्रकार से निरूपित किया जाता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। और एक सबसे मेन हमने सदिश जो पढ़ा था वो था एकांक सदिश। कौन सा सदिश? एकांक सदिश। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चैप्टर को चलते हैं। सदिश के बारे में पढ़ा था हमने, तो सदिश बोलने से ही अब हमारे समझ में ये आ जाता है कि सदिश मतलब है कि ऐसी कोई राशि जिसका खुद का अपना परिमाण भी है और वो एक दिशा को निरूपित करती है, जिसका परिमाण और दिशा दोनों हो, उसे हम क्या कहते हैं? सदिश। तो सदिश को व्यक्त करने का तरीका ये है, देखो यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हो, ये सदिश है कोई, ये दिशा बताई हुई है। अगर हमने मैथमेटिकल वे में इस तरीके लिखा हुआ, किसी पर ये साइन लगा हुआ, तो ये सदिश है। सदिश ए को निरूपित कर रहा है। ऐसे बी लिख देते यहाँ, तो ये सदिश बी को निरूपित कर रहा है। एफ लिख दिया तो सदिश एफ को निरूपित कर रहा होता है। सदिश में दो चीजें होती हैं, ये आपको पता है। मैंने आपको बताया था आंकिक मान तथा दिशा। आंकिक मान को क्या कहते हैं? परिमाण। परिमाण व दिशा। परिमाण तथा दिशा दोनों होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड होनी चाहिए और इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, तथा ये सदिश संयोजन के नियमों को भी फॉलो करना चाहिए। सदिश संयोजन के नियमों का पालन, संयोजन के नियमों का पालन करती है ये राशि। ठीक है, तो सदिश की ये पहचान है, एक तो परिमाण, दिशा होनी चाहिए, तथा तीसरा पॉइंट ये भी ध्यान रखेंगे सदिश संयोजन के नियमों का पालन। ज्यादातर हम क्या कहते हैं? ये दो चीजें, परिमाण और दिशा। तीसरा पॉइंट ये भी याद रखेंगे आप कि सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको पूर्ण रूप से निरूपित करने के लिए परिमाण तथा दिशा एवं भी राशियां सदिश संयोजन के नियमों का पालन करती है। परिमाण तथा दिशा की आवश्यकता होती है तथा वे सदिश संयोजन के नियमों का पालन करती है। तो ये सदिशों की पहचान के बारे में थोड़ा सा मैंने बात की थी आपसे। हमने पढ़ा था एकांक सदिश। कौन सा सदिश पढ़ा था? एकांक सदिश। याद है आपको क्या होता है एकांक सदिश? शायद से याद होगा आपको एकांक सदिश के बारे में। एकांक सदिश जिसका परिमाण क्या हो? एक। ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है तथा एक निश्चित दिशा को निरूपित करता है, क्या कहलाता है? एकांक सदिश। मैथमेटिकली हमने बात भी की थी कि हमें कोई एकांक सदिश निकालना हो, जैसे ये तो हमने पिक्चर फॉर्म में, चित्र के रूप में प्रदर्शित कर दिया सदिश को। अगर यदि कहीं समीकरण के रूप में लिखना हो हमें, तो देखो जैसे ए लिखा है 3i के प्लस 4j के प्लस 3k के, ये भी सदिश है, ये भी सदिश को निरूपित कर रहा है। क्यों? देखो ये आई जो है, आई पर जो यूनिट वेक्टर लगा हुआ है, आई कैप लगा, इसको आई कैप बोलते हैं, ये एक्स अक्ष की दिशा को निरूपित कर रहा है। मतलब क्या है इसका कि जो कोई एक सदिश है ए, उसका एक्स अक्ष की दिशा में तो परिमाण है 3, वाई अक्ष की दिशा में परिमाण है 4 और जेड अक्ष की दिशा में परिमाण है 3। ये है, इस तरह कोई सदिश है। अब आप ऐसे कह रहे हो ऐसा नहीं है, मैंने दिखा दिया अक्षरों के अनुरूप, ये त्रिविमीय सदिश होगा। इस प्रकार से हमारे वायुमंडल में होगा, ये तल में नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बताया था कि तल में जो सदिश होते हैं वो दो दिशाएं होती हैं, या तो यहाँ पे हो, ये तल है पूरा का पूरा एक तल, तो ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष से मिलकर बना है तल। ये वाला तल जो बन रहा है ये एक्स और जेड, और ये वाई और जेड से मिलकर बना है। ये त्रिविमीय सदिश है, 3 दिशाओं में है, इसकी दिशा है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे एकांक सदिश निकालना हो हमें, तो मान लो हमारे पास कोई सदिश है 3i के प्लस 4j के,
आपसे कहा जाता है एकांक सदिश ज्ञात कीजिए, सदिश का एकांक सदिश, एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो शायद आपको फॉर्मूला देखने में आ गया होगा। ये अगर ए से लिखा है इन्होंने ए इक्वल टू दिस वन, तो एकांक सदिश का सूत्र क्या होगा, ये होगा। और ये क्या होता है, सदिश ए अपॉन मॉड ए। मॉड ए क्या होता है, परिमाण है ए का। कैसे निकालते हैं, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, इस तरीके से ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर। ये ए वाई और ये ए एक्स है, वैल्यूज रख दो, 3 3 9, डायरेक्ट वर्क कर दिया, 4 4 16, 25 हो गया अंडर रूट में। तो ये इसका मान आ गया मॉड ए का 5 मात्र, ठीक है, इसका परिमाण आ गया। तो यहां रखेंगे तो हमें क्या मिल गया, एकांक सदिश, एकांक सदिश मिल गया 1/5 3i कैप प्लस 4j कैप, ये मिल गया हमको एकांक सदिश, ठीक है। अब हम आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को थोड़ा सा। अब हम बात करेंगे स्थिर सदिश, स्थिर सदिश और विस्थापन सदिश के बारे में। स्थिर सदिश को मैंने पहले भी थोड़ी सी बात की हुई है स्थिति के बारे में, कि निर्देशांक पद्धति में हम मूल बिंदु के सापेक्ष किसी भी कण की, किसी भी निकाय की स्थिति का निर्धारण करते हैं। किसके सापेक्ष करते हैं, मूल बिंदु के सापेक्ष। जो अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास में पढ़ा था, निर्देशांक पद्धति एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष का जो कटान बिंदु है मूल बिंदु ओ से निरूपित करते हो, उसके सापेक्ष ही हम किसी बिंदु की, किसी कण की सॉरी अथवा किसी निकाय की स्थिति का निर्धारण करते हैं सामान्य रूप से। तो अब हम बात करने वाले किस किस की यहाँ पे, एक तो स्थिर सदिश की बात करेंगे और विस्थापन सदिश। आप चाहे से परिचित हो गए होंगे कि स्थिति क्या होती है, स्थिति का निर्धारण, क्यों हमने चाल, वेग, ये सब जहां एक विमी गति पढ़ी थी, सरल रेखा में गति पढ़ी थी, वहां अच्छे से विस्तृत में अध्ययन किया था, सही है ना। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, स्थिर सदिश। बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि यहां से स्थिर सदिश से ही आगे जो समतल में गति है वो स्टार्ट होने वाली है। ये बेसिक सदिश के बारे में बताया गया अभी आपको। अब हम बात करते हैं स्थिर सदिश। स्थिर सदिश, पोजीशन वेक्टर। स्थिर सदिश एक ऐसा सदिश जो किसी कण की, किसी निकाय की स्थिति का निर्धारण करता हो। तो अभी हम द्विमीय सदिश की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ये जैसे एक्स अक्ष है, क्योंकि हमें समतल में गति की बात करनी, इसलिए ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। यहां पर कोई बिंदु है, ये x1, जिसके निर्देशांक है x1 y1, x1 y1, और ये मूल बिंदु है यहाँ पे O, जिसके निर्देशांक हो गए 0,0। और ये सॉरी यहाँ P बिंदु ले लेते हैं, चलो P। तो स्थिर सदिश क्या हो गया, ये है स्थिर सदिश इसका OP। यहां OP है स्थिर सदिश, क्या है स्थिर सदिश, OP। OP सदिश क्या है, स्थिर सदिश। इसकी परिभाषा अगर लिखें हम तो क्या लिखेंगे स्थिर सदिश की, ऐसा सदिश जो किसी कण अथवा निकाय की स्थिति को प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है, स्थिर सदिश। स्थिर सदिश कहलाता है। यहां OP क्या है, किसी कण की मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति को बता रहा है कि कण यहां पर है, किसी भी क्षण पर, t बराबर 0 भी कह सकते हो या किसी समय पे भी कह सकते हो। अगर हम इसका निरूपण करें तो किस प्रकार से लिखेंगे यहाँ OP सदिश को,
ओपी सदिश। देखो ये एक्स अक्ष का जो दिशा है एक्स पर, तो इतना चला एक्स अक्ष पे x1, तो ये आ गया x1i के प्लस y1j के। ये है स्थिर सदिश। क्या ये स्थिर सदिश? समझ में आएगा आपको स्थिर सदिश के बारे में? तो ये ओपी किसी क्षण किसी कण का स्थिर सदिश है जिसके निर्देशांक है x1, y1। अगर हम इसके परिमाण की बात करें कि इसका परिमाण क्या है इस स्थिर सदिश का, सही है ना? स्थिति निर्धारण कैसे करोगे कि उनमें से कितनी दूरी पर है? तो दूरी तो चाहिए हमें, तो दूरी क्या है? बेसिकली परिमाण। चाहे तो दूरी कह दो आप उससे, दूरी कितनी है, या परिमाण कह दो। तो परिमाण या दूरी इसकी क्या होगी? रूट ऑफ, जैसे पहले बताया था कि किसी सदिश का परिमाण कैसे ज्ञात किया जाता है, यहाँ ये ax है, ये ay का होल स्क्वायर, तो ये हो गया x1 स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो गया रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। दूरी यानी परिमाण की जो बात होगी ओपी की, समझ में आ गई? अगर दिशा की बात की जाएगी, दिशा क्या है इसकी? ये मान लो थीटा हो, सही है, तो tan थीटा बराबर, देखो यहां से क्या कर लो, चाहो मैं त्रिभुज बना के समझा सकता हूं आपको। इसका मतलब क्या है? देखो इन दोनों का कि ये दूरी यहां से यहां तक तो x1 है और यहां से यहां तक y अक्ष पर दूरी कितनी है? y1 है। तो tan थीटा निकाल सकते हो आप, लंब बटे आधार। tan थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। और लंब क्या है? लंब दे रखा है आपको y1 और आधार कितना दे रखा है? x1। तो थीटा कितना हो गया? tan इनवर्स y1 ओवर x1। ये आ गई दिशा। परिमाण ये रहा यहाँ पे इसका ओपी का, और ये इसकी क्या है? यहाँ पे दिशा है एक्स अक्ष के साथ या क्षैतिज के साथ में। ओके, समझ में आया आपको स्थिर सदिश? अब हम बात करें विस्थापन सदिश की। पहले स्थिर सदिश की बात कर ली, विस्थापन सदिश। विस्थापन होता क्या है? दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी, मतलब प्रारंभिक बिंदु होना चाहिए और एक अंतिम बिंदु होना चाहिए। तो जैसे प्रारंभिक बिंदु यहाँ, इसको P1 ले लें हम, और इसको सब जगह P1 ही कर देता हूं मैं, है ना? OP1, ठीक है, और तो नहीं है, ये रही OP1। प्रारंभिक बिंदु मान लो P1 है, कोई कण P1 पर है, t बराबर 0 पर प्रारंभिक समय में। अब इसको कुछ समय पश्चात मान लो ये शिफ्ट होता है और ये यहां पहुंच जाता है P2 पर, जहां इसके निर्देशांक हो जाते हैं, थोड़ा सा तिरछा कर लो जिससे कि दोनों परिवर्तित हुए हो हमारे निर्देशांक x भी और y भी। मान लो ये P2 है और इसका निर्देशांक हो गया x2 y2। कोई दूसरे बिंदु पर पहुंच गया, कब? t बराबर t समय पे। पहले t बराबर 0 पर P1 पर था, जिसके निर्देशांक थे x1, y1, इसलिए यहां लिख दे रहे हैं x1, y1। अब ये पहुंच गया यहां पे इस जगह, तो इसका विस्थापन क्या रहा? विस्थापन सदिश की बात करें तो अगर पहले हम इसका स्थिर सदिश निकालें, OP1 तो ये रहा, OP2 दूसरा स्थिर सदिश OP2 क्या होगा? वो होगा x2i के प्लस y2j के। ये है क्लियर? यानी ये थे दो चीजें, ध्यान दो, दो स्थिर सदिश ये रहे, एक तो ये रहा और एक ये रहा, OP1 और एक OP2, ठीक है। अब मुझे ये विस्थापन ज्ञात करना है, यहाँ पे विस्थापन ज्ञात करना है। तो जैसे कि विस्थापन मान लो ये रहा, ये विस्थापन है, तो दो भुजाएं ये रही, एक ही क्रम में है, त्रिभुज सदिश संयोजन का नियम लगाना चाहो तो उससे निकाल सकते हो, नहीं तो दूसरी तरीका ये होता है कि विस्थापन सदिश यहाँ पर होगा आपका, मान लो ये डेल्टा आर से निरूपित कर रहा हूं मैं, ये विस्थापन सदिश है, और ये वाले R1 और R2 अगर स्थिर सदिश होते, OP1 OP2 जो लिखे हैं, मान लो ये OP1 को R1 से लिख दिया जाता, R1 बराबर हो गया x1i के प्लस y1j के, और इसको लिख देते हैं R2 से x2i के प्लस y2j के। समझ में आ रहा है क्या आपको? ये एक समीकरण बन गया स्थिर सदिश पहला, और दूसरा
कुछ समय के अंतराल पर किसी कण के ये क्या है, स्थिर सदिश कण कोई गतिशील लिया हुआ है। तो अब हमें विस्थापन सदिश को ज्ञात करना है, डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या होता है, दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी, मतलब ये हो गया R2 सदिश माइनस R1 सदिश। ठीक है, R2 सदिश माइनस R1 सदिश। और अगर यहां से आप देखना चाहते हो इसको, ये मैंने R1 लिखा है यहाँ और ये मैंने R2 लिखा है। ठीक है, तो क्या आप ये भी तो कह सकते हो, आप यहां से इस त्रिभुज को देखोगे सदिश संयोजन के नियम से, देखो इससे ये तो ध्यान रखना पहले, ये क्या लिख दिया मैंने, विस्थापन सदिश। ये क्या था, स्थिर सदिश था, अभी बताऊंगा डिटेल में। त्रिभुज के सदिश संयोजन के नियम से अगर हम देखें, त्रिभुज के सदिश संयोजन के नियम से क्या होगा, ये दोनों देखो एक ही क्रम में दोनों भुजाएं, मतलब हमारा R2 सदिश बराबर हो गया R1 सदिश प्लस डेल्टा R सदिश। ठीक है, अब तो निकाल सकते हैं यहां से डेल्टा R, तो डेल्टा R सदिश बराबर हो गया R2 सदिश माइनस R1 सदिश। कोई दिक्कत किसी को, R1 पक्षांतर किया है तो ऋणात्मक हो जाएगा, यही तो लिखा है मैंने यहाँ पे। अभी समझ में आया क्या आप सबको, हम किसकी बात कर रहे हैं, विस्थापन सदिश। किसकी बात की जा रही है, विस्थापन सदिश। बहुत बेसिक है, कुछ टफ नहीं है, और बहुत सिंपलेस्ट में आपको समझाया रहा है। डेल्टा आर हो गया R2 माइनस R1, ये यहां से। ठीक है, अब आप इसको R2 का मान यहां से और R1 का मान समीकरण 1 से इसमें रख दो, तो ये जो सामान्य सूत्र है विस्थापन सदिश का, ठीक, R2 सदिश व R1 सदिश का मान समीकरण 2 व 1 से रखने पर रख दो, तो डेल्टा आर सदिश आ गया। R2 कितना है, ये x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप। तो डेल्टा आर बराबर कितना हो गया, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ये डेल्टा आर सदिश आ गया इन टर्म्स ऑफ ये अंतराल है यहाँ, x2 माइनस x1 और ये y2 माइनस y1 है, तो हम इसको डेल्टा x लिख दें और इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा y लिख सकते हैं ना, मान लो, या फिर माना डेल्टा x बराबर x2 माइनस x1 व डेल्टा y बराबर हो गया y2 माइनस y1। तो डेल्टा r क्या मिल गया, इसके सदिश, इसी सदिश हो गया डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप। ये समीकरण नंबर 3 डाल दो। दोबारा से देखो जरा एक बार, हमने स्थिर सदिश के बारे में बात की। ये स्थिर सदिश होता है, मैंने आपको दो, एक OP1 बताया था, OP2, OP2 को मान लिया R1 है, दूसरा मान लिया हमने R2 है, इनके परिमाण बताए, इनकी दिशा बताई। अगर अब इस आपको विस्थापन सदिश का परिमाण चाहिए और दिशा चाहिए, तो परिमाण आप याद कर सकते हो, इसका क्या होगा, इसका परिमाण यहां लिख लेते हैं, विस्थापन सदिश का परिमाण डेल्टा आर रूट ऑफ हो जाएगा ये डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर। ठीक है, ये परिमाण हो गया। दिशा की बात करें, टेन थीटा हो गया डेल्टा वाई वो डेल्टा एक्स, इससे निकाल सकते हो दिशा। तो सदिश का परिमाण और दिशा ये रहेगी, इसकी ये विस्थापन सदिश की। बहुत ज्यादा आपको नहीं थ्योरी पढ़नी है, आपको सीधा सीधा इनकी परिभाषा, इससे सदिश मैंने परिभाषित किया है, डायग्राम बनाएंगे, इस प्रकार से पूरा बताएंगे। इसका परिमाण हो गया, ये इसकी दिशा हो गई। ठीक ऐसे ही विस्थापन सदिश यहाँ, तो विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन सदिश क्या है, मतलब उसी न्यूनतम दूरी को
हम अगर सदिश रूप में निरूपित करें तो क्या होगा, वो विस्थापन सदिश को निरूपित करेगा, जो कि ये होगा। त्रिभुज के सदिश नियम की सहायता से मैंने यहाँ डेल्टा आर विस्थापन बताया, दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन सदिश के रूप में ये है, और परिमाण हो रहा, और इसकी ये क्या है, दिशा है। तो ध्यान दें, अब हमने डिस्कस कर लिया एक तो स्थिति सदिश के बारे में और दूसरा विस्थापन सदिश के बारे में। अब हम बात करेंगे वेग सदिश और त्वरण सदिश के बारे में। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको विस्थापन सदिश तक। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, वेग सदिश और त्वरण सदिश के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अब डिस्कस कर लिया, एक स्थिर सदिश पढ़ लिया, स्थिर सदिश, दूसरा पढ़ लिया विस्थापन सदिश। स्थिर सदिश के क्या समीकरण आए थे, r1 बराबर x1 i के प्लस y1 j के, और ये r2 सदिश बराबर आ गया x2 i के y2 j के। इसी प्रकार से विस्थापन सदिश अभी निकाला था आपने, विस्थापन सदिश अभी पढ़ा हमने, डेल्टा आर से निरूपित किया था, जिसको डेल्टा एक्स आई के प्लस डेल्टा वाई जे के। ठीक है, अब हम बात करें किसकी, वेग सदिश की। वेग सदिश, ध्यान से ना, एक क्रम में चलते हैं ये सारे के सारे। वेग सदिश, तो वेग की परिभाषा क्या है, वेग की परिभाषा क्या है, वेग की परिभाषा क्या कहते हो, विस्थापन में परिवर्तन की दर, अथवा ये कहते हो विस्थापन का समय से अनुपात क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो ये जैसे डेल्टा आर तो विस्थापन हो गया, और समय अगर डेल्टा टी लगा हो तो वेग को लिख सकते हैं। अर्थात हम ये लिख सकते हैं, वेग की परिभाषा के अकॉर्डिंग वेग बराबर हो गया विस्थापन बटे समय। अब यहाँ दोनों ही सदिश राशि हैं, वेग भी सदिश राशि है और विस्थापन भी सदिश राशि है। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, v, वेग सदिश को तो v से लिख दिया, विस्थापन ये रहा यहाँ पे, मतलब डेल्टा एक्स आई के प्लस डेल्टा वाई जे के, समय लिख दिया डेल्टा टी से। इसको साथ साथ ले लो, तो वेग सदिश क्या है आपका, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी जी के। ये क्या है, वेग सदिश आ गया सिंपली आपका। ये क्या है, वेग है एक्स अक्ष की ओर, और ये क्या है, वेग है वाई अक्ष की ओर। ठीक है, तो यदि हम इसको वी एक्स वी आई मान लें, माना, इसको हम मान भी सकते हो, थोड़ा आगे और चलते हैं थोड़ा सा। यदि ऐसा हो, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो, क्या हो, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो, तो v क्या होगा उस समय। मैंने वहां बात की थी आपसे, जब वेग के बारे में बात की होगी, चाल के बारे में बात की होगी, तात्क्षणिक और औसत। ये तो वेग है हमारा औसत वेग, क्या है ये, औसत वेग। डेल्टा टी टेंस टू जीरो पहुंच रहा है, तो इसका मतलब क्या है, तात्क्षणिक की बात हो गई। किसकी बात हो गई, तात्क्षणिक वेग की। तो अभी तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे आप इस तरीके से, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी आई कैप प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी जे। ये समझ में आएगा आपको, कुछ नहीं किया मैंने, बस ये बता दिया है कि डेल्टा टी बहुत छोटा है, डेल्टा टी का बहुत छोटा है। ठीक है, ये बताया मैंने सिर्फ यहाँ पे। अब इसको हम यहां से कन्वर्ट कर देंगे, ये किसमें बदल जाता है, टी एक्स बाई टी टी में। तो ये v आ गया यहां से वेग dx ओवर dt आई के प्लस ये हो गया dy ओवर dt जी के। माना, मान लेते हैं ये तो x दिशा में वेग है, vx बराबर हो गया dx बाई dt, सॉरी, और ये हो गया v dy ओवर dt। तो v इक्वल टू मिल गया आपको ये vx आई के प्लस vy जी के। तो पहली चीज तो अभी ध्यान रखो,
कि यदि कहीं हमें विस्थापन सदिश दिया हुआ है, डेल्टा आर दिया हुआ है, ये उसको समय से विभाजित कर दिया जाएगा तो वेग सदिश मिल जाएगा। और यदि कहीं हमें ये इस प्रकार से दिया हो, तो यदि हम जो विस्थापन सदिश था उसका अवकलन कर दें किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, टी समय के सापेक्ष, तो हमें वेग सदिश मिलेगा। ये तात्क्षणिक वेग को बता रहा है, तात्क्षणिक वेग को ये वाला, ठीक है। और वो किसको निरूपित कर रहा था, वो निरूपित कर रहा था औसत वेग को, ये वाला, ये किसको निरूपित कर रहा है, औसत वेग को, ये तात्क्षणिक वेग। ये वाला जो है वेग सदिश है, लेकिन निरूपित किसको कर रहा है, ये औसत वेग। दोनों ही वेग सदिश हैं, वो भी वेग सदिश ही है, ये भी वेग सदिश ही है। ये वाला निरूपित कर रहा है बस किसको, तात्क्षणिक वेग को, किसको, तात्क्षणिक वेग को। अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे धीरे धीरे तो आपको समझ में आने लगेगा कि क्या है ये सब, तात्क्षणिक वेग। क्लियर हो गया? तो आपको विस्थापन सदिश समझ में आ गया, उसके बाद वेग सदिश बताया। तो वेग तो ये होता है दोनों सदिश राशि, तो वेग सदिश ये निकल के आ गया। यदि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर रहा हो, वेग का सदिश तो ये निकल के आ गया, वेग सदिश हो गया। अगर आप इसको यहाँ पे और थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहे हल्का, ऐसे लिख सकते हो, इसको यहाँ पे v इक्वल टू यहाँ पे वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के, कोई यहाँ पे देखो ये टर्म मानी हुई हमने, और यहाँ डेल्टा एक्स और डेल्टा टी को मान लिया वी एक्स, और डेल्टा वाई और डेल्टा टी को मान लिया वी वाई जे के। फिर हम इसको ऐसे रख देते हैं, इसके बाद जो भी टर्म बताई थी मैंने कि यदि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर रहा है तो वो वाली टर्म आ जाती है यहाँ से, मतलब वेग सदिश लिमिट क्या हो, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी आई के प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी जे। कोई दिक्कत होना किसी को, समझ में आ गया? तो इस प्रकार हमने क्या ज्ञात कर लिया, वेग सदिश। अब हम ज्ञात करेंगे त्वरण सदिश। किसको ज्ञात करेंगे अब हम, त्वरण सदिश। देखते हैं त्वरण सदिश क्या होता है। तो त्वरण की परिभाषा तो आपको पता है ना सबको, त्वरण सदिश, त्वरण की परिभाषा क्या होती है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हो, त्वरण। तो त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग बटा समय। आप तो शायद से आपको समझ में आने लग गई होंगी, यहाँ पे वेग बटा समय। तो ये यहाँ जो लिखा हुआ है समीकरण, यदि उसको समय से भाग दे दिया जाए तो हमें क्या मिल सकता है, यहाँ से त्वरण सदिश, ठीक है। लेकिन ये जो वेग त्वरण बता रहा है, वेग परिवर्तन की दर होती है, वेग में कितना परिवर्तन आया। तो मान लो ये v1 वेग हो और किसी समय पश्चात दूसरा, किसी समय के बाद वेग हो जाए उसका v2। मान लो किसी समय वेग है v1 बराबर ये vx1 i के प्लस vy1 j के, v2 वेग किसी समय के बाद यानी t समय बाद vx2 i के प्लस vy2 j के हो जाता है। तो यदि हम त्वरण यहाँ से ऐसे लिख दें a इक्वल टू डेल्टा v ओ डेल्टा t, समझ में आ रहा होगा आपको, त्वरण वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो a त्वरण सदिश क्या हो गया, देखो वहां से ये सब के सब सदिश हैं, vx2 माइनस vx1 डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे, नहीं लिखूं, vx2 i के प्लस vy2 j के माइनस vx1 i के प्लस vy माइनस vy1 j के अपॉन डेल्टा टी। सही है, इसको सबके साथ लिखो, उससे पहले आप ऐसा कर लो, ये आई कैप एक जगह लिख लो, जे कैप एक जगह लिख लेते हैं। तो क्या मिलेगा, त्वरण सदिश मिल गया आपको vx2 माइनस vx1 अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस vy2 माइनस vy1 जे कैप अपॉन डेल्टा टी। तो त्वरण सदिश ये हो गया डेल्टा वाई, सॉरी डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी आई कैप प्लस ये भी हो गया, ये एक्स दिशा में है, ये वाई में, डेल्टा टी जी कैप
यदि डेल्टा टी टेंस टू 0 हो रहा हो तो ए क्या हो गया, ए तात्क्षणिक हो जाएगा। इस समय लिमिट लगा दोगे डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी एक्स ओवर डेल्टा टी आई कैप प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जी कैप। तो तात्क्षणिक त्वरण यहां से क्या हो गया, ए बराबर मिल गया डी वी एक्स ओवर डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई ओवर डी टी जे कैप। त्वरण सदिश का मान आ गया। तो सारे सदिश समझ में आ गए होंगे। अब आपको कौन कौन से स्थिर सदिश बताया पहले मैंने आपको, फिर वेग सदिश बताया, फिर मैंने आपको त्वरण सदिश बताया। अब ध्यान दो यहाँ कि चाहे तो विस्थापन सदिश देख लो आप, ये रहे, सॉरी स्थिर सदिश देख लो, तो दो निर्देशांक है इसके एक्स और वाई, मतलब जो गति हो रही है वो दो अक्षों के अनुदिश हो रही है, और दो अक्षों के मिलने से एक तल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एक तल का। दो अक्षों के मिलान से एक तल बनता है। देखो ये रहा वाई अक्ष और ये है हमारा क्या, एक्स अक्ष। तो इनके मिलने से इस तल का निर्माण हो गया। ऐसे यहाँ पे क्षैतिज का देख लो चाहे ऊर्ध्वाधर का देख लो, किसी का देख लो, दो अक्ष जब मिलते हैं उनसे ही एक तल का निर्माण होता है। तो मतलब क्या है यहाँ कि ये जो निरूपण है ये एक समतल में गति का ही उदाहरण चल रहा है। यानी ये किसको निरूपित कर रहा है, समतल में गति। जब समतल में गति होना है तो दोनों के दोनों निर्देशांक परिवर्तित होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही निर्देशांक परिवर्तित हो, या तो x का परिवर्तित हो या y का परिवर्तित हो। यदि ऐसा हो गया तो या तो वो क्षैतिज दिशा में, यदि x अक्ष वाला परिवर्तित हो रहा है तो क्षैतिज दिशा में एक समरेखी गति हो जाएगी, और यदि y अक्ष वाला परिवर्तित हो रहा है तो ऊर्ध्वाधर दिशा में समरेखी गति हो जाएगी, जो हमने पीछे डिस्कस की थी। ठीक है, दोनों ही बदलते हैं तब हमारी क्या होती है, समतल में गति। तो ये सारे पैरामीटर हमने द्विमीय पद्धति में पढ़े हैं। यहाँ द्विमीय गति की उदाहरण चल रहे हैं, मतलब समतल में गति हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब न्यूमेरिकल के थ्रू आप यहाँ देखेंगे किस प्रकार से हम वेग सदिश, विस्थापन सदिश और त्वरण सदिश ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल लेते हैं, नोट कर लेना आप, यहीं से सारे नोट करना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमें ये वेग सदिश, विस्थापन सदिश, त्वरण सदिश सारी चीजें समझ में आएंगी। मान लो कोई क्वेश्चन है उसमें दे रखा है विस्थापन सदिश किसी क्षण किसी कण का विस्थापन सदिश हमें दिया है r, मान लो ये दिया है 3t⁻³ i कैप प्लस t² j कैप। ठीक है, अब हमसे कहता है कण का वेग सदिश व त्वरण सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो किस प्रकार से ज्ञात करोगे, देखो विस्थापन सदिश आपको दिया हुआ है, तो वेग सदिश क्या होगा, वेग सदिश होगा यहाँ से dr/dt। एक बार इसका t के सापेक्ष आप क्या कर लेंगे, अवकलन कर लेंगे। तो आपको शायद से आता होगा ये करना, कैसे करोगे, d/dt 3t⁻³ ये i कैप प्लस d/dt t² j कैप। तो इसका करोगे यहाँ तो देखो 3 होगा तो आएगा 3 घात गुणा में आ जाएगी, 1 घात कम हो जाएगी i कैप प्लस 2 गुणा में आ गई 1 घात कम हुई j कैप। मतलब ये कितना हो गया, 3 किया 9t² i कैप प्लस 2t j कैप। ये तो कण का क्या आ गया, वेग सदिश आ गया कण का किसी क्षण पे t पे। ठीक, किसी क्षण मतलब t क्षण पे भी, t समय पे। इसका त्वरण सदिश क्या होगा, त्वरण सदिश, तो त्वरण सदिश की अगर हम बात करें तो a होगा dv/dt। अवकलन कर देंगे वेग सदिश का एक बार,
जो वेग सदिश था उसका एक बार अवकलन कर दो। तो ए हमें क्या मिला यहां से देखो, d/dt ये है नौ t का वर्ग आई कैप प्लस d/dt 2t j कैप। करो यार इसका अवकलन, घाते गुणा में आती है तो 9 दूनी 18t हो गया, एक घात कम हो गई, t घात 2 थी, अवकलन में एक घात कम होती है जो घाते गुणा में, तो घाते गुणा में आ गई, 2 में 18, एक घात कम हो गई, प्लस ये था तो एक घात मिल जाएगी, 2 बचेगा 2j के, तो ये आ गया त्वरण सदिश आ गया ये। ठीक है, अब देखो बहुत अच्छे से दो चीजें समझेंगे, औसत वेग को यहाँ समझेंगे और औसत त्वरण को भी समझेंगे, तात्क्षणिक को भी समझेंगे। अगर हमें यहाँ पूछ लिया जाए कि इक्वल टू 0 से t बराबर 2 सेकेंड के लिए औसत वेग व औसत त्वरण, वही क्वेश्चन चल रहा है, देखो औसत त्वरण ज्ञात कीजिए। तो क्या है इसमें, औसत त्वरण के लिए मैंने औसत वेग निकालना है पहले। तो औसत वेग निकालोगे तो दो तरीके हैं कि या तो आप विस्थापन में कितना परिवर्तन हुआ है t बराबर 0 पर, फिर t बराबर 2 पे निकाल लो, है ना, या आप ऐसा कर लो कि ये वेग तुम्हारे पास है, इसको इसमें t की वैल्यू दो, v1 निकालो t बराबर 0 पर और v2 निकालो ये, तो t का भाग देखना उसमें, तो औसत वेग निकल के आ जाएगा। किसी भी तरीके निकाल लो आप, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे ये डेल्टा आर ये रहा तुम्हारे पास, और डेल्टा टी कितना दे रखा है 2 सेकेंड। देखो औसत वेग v औसत की बात कर रहे हैं अब हम यहाँ, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, यही तो होता है। अब डेल्टा आर क्या है, t बराबर 0 पर, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई स्थिर सदिश तो है नहीं है, सीधे सीधे विस्थापन सदिश ही दिया है, तो विस्थापन सदिश तो दे ही रखा है, समय का भाग दे दो आप उसमें, और समय डेल्टा टी कितना है 2 है ना। तो औसत वेग क्या आ गया, v औसत आ गया, v औसत, औसत वेग 3 t की घात 3 आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप बटे समय कितना डेल्टा टी 2 सेकेंड बोला था ना उसने, हाँ 0 से लेके 2 सेकेंड। तो ये आंसर आ गया। इसको अलग अलग कर लिखना चाहो तो 1/2 3t की घात 3 आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप, ये हो गया v औसत, औसत वेग आ गया ये। क्लियर। अब हम बात करें औसत त्वरण की यहाँ पे, तो औसत त्वरण की बात करो तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा v कैसे निकालोगे यहाँ पे, डेल्टा v ज्ञात करने के लिए पहले आपको v1 चाहिए, t बराबर 0 पे v1 निकालना, और t बराबर 2 सेकेंड पे निकालेंगे, उसमें डेल्टा टी का भाग देंगे। ठीक है, तो ये तो औसत वेग है। अब लेकिन ध्यान दो यहाँ ये जो चीज हमने निकाली है औसत वेग, कि इसमें t का फैक्टर आ रहा है, t आ रहा है यहाँ, तो जो औसत वेग आपने यहाँ निकाला है तो उसमें डेल्टा आर का आंशिक मान होना चाहिए, तब तो ये है एक्चुअल वैल्यू है, नहीं तो नहीं है। फिर हम कैसे ज्ञात करें, आप ऐसा करो ना, पहले विस्थापन t बराबर 0 पे निकाल लो, t बराबर 2 सेकंड निकाल लो, मतलब t बराबर 0 पे निकालोगे तो 0 वैल्यू आएगी क्योंकि t है यहाँ, और t बराबर 2 सेकंड रखोगे इसमें तो आंशिक मान निकल के आएगा। जरा देखो जरा कैसे, औसत वेग यहां से निकाल रहा हूं मैं, डेल्टा आर को आप ऐसे लिख सकते हो ना, r2 माइनस r1, डेल्टा टी कैसे लिख सकते हो, t2 माइनस t1, तो r2 तो ये हो जाएगा t बराबर 2 सेकंड पर, तो 3 गुणा t है, परंतु 2 डायरेक्ट रख रहा हूं मैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 आई कैप प्लस 2 दूनी 4 जे कैप माइनस r1, t बराबर 0 पर होगा तो ये सारा 0 हो गया, बटे 2। तो औसत वेग क्या आ गया, 3 × 24 आई कैप प्लस 4 जे कैप बटा 2 बटा 2, तो ये 12 आई कैप प्लस 2 जे कैप। परिमाण की बात करोगे तो v औसत
का परिमाण आ गया अंडर रूट 144 प्लस 4 मतलब अंडर रूट 148 प्लस माइनस। ठीक है, तो ये औसत वेग आ गया। बात क्लियर हुई? अब यहीं पे पहले मैं ताक्षणिक वेग की बात कर लेता हूं। किसकी? ताक्षणिक वेग। यहां बात कर ले रहा हूं ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग जो मैंने ये बताया था, वेग सदिश है ना, उसी से निकल के आएगा ताक्षणिक वेग। उसने कहा t बराबर 2 सेकंड पर, ऐसे कहेगा वो। ये जो डेटा दिया था उसने, मैंने बात की थी, ये औसत के लिए दिया था, औसत के लिए। ताक्षणिक चलो बात कर लेंगे। औसत त्वरण और ज्ञात कर लो इसका। औसत त्वरण कैसे ज्ञात करोगे? तो a एवरेज बराबर होगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। मतलब वेग चाहिए t बराबर 0 पर चाहिए और t बराबर 2 पर चाहिए। डेल्टा v क्या हो गया? v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। v2 जो ज्ञात करोगे वो t बराबर 2 सेकंड पर, ये t1 और ये t2 है। तो v2 यहां से t बराबर 2 रखोगे, 2 दूनी 4 में 36, क्या रख रहा हूं अभी मैं? 36 आई कैप, और t बराबर 2 दूनी 4 जे कैप। वो t 0 रखोगे उसमें तो ये तो 0 बन जाएगा। डेल्टा t कितना है? 2 है। तो ये कितना आ गया? ये आ गया तुम्हारा 18 आई के प्लस 2 जी के। ये ए एवरेज, इसका परिमाण ज्ञात कर लेना। तो यहां से औसत त्वरण, दोनों चीज समझ में आई। औसत वेग निकाल दिया और औसत त्वरण ज्ञात कर लिया। इसी में अब बात करें, ये तो मैंने वेग सदिश बताया था, वेग सदिश बताया था, त्वरण सदिश। ठीक है, उसी के आधार पर मैंने आपसे आगे बात की औसत त्वरण के लिए। औसत त्वरण के लिए यहां से बात नहीं की मैंने। ये समीकरण यहाँ त्वरण के और वेग के जो आए हैं, इनसे केवल ताक्षणिक मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? ताक्षणिक। यानी मैंने ताक्षणिक ज्ञात किया था, t बराबर 0 पर वेग कितना था, t बराबर 2 पर कितना था, ये निकाल लिया। तो t बराबर 0 पर भी वेग वो क्या है? ताक्षणिक है। और t बराबर 2 पर भी जो वेग ज्ञात किया वो भी क्या है? ताक्षणिक है। ठीक, मुझसे अगर पूछा जाता है यहाँ कि ताक्षणिक वेग बताइए और ताक्षणिक त्वरण ज्ञात कीजिए, ये नोट कर लिया आपने? ये वाला थोड़ा ताक्षणिक के बारे में बात कर ले हम यहाँ, इसको हटा देते हैं। औसत के बारे में बात हो गई। ये जो समीकरण है आपके पास, ये वाली, इनसे हमें पता लगेगा ताक्षणिक के बारे में। यहां से सीधी इंफॉर्मेशन ताक्षणिक के बारे में हमें ये कह देता, तथा ये ज्ञात कीजिए। वो तो कहा था एक क्वेश्चन, हमने एक और क्वेश्चन इसका डाल देते हैं यहाँ पे। t बराबर 2 सेकेंड पर कण, या 3 सेकंड कर लेते हैं, जो 2 का डाटा हो ही गया था वहां। 3 सेकंड पर कण का वेग, विस्थापन व त्वरण ज्ञात कीजिए। वेग, विस्थापन व त्वरण ज्ञात कीजिए t बराबर 3 सेकंड पे। ठीक है, रखते हैं यहां। हम पहले विस्थापन ज्ञात कर लेते हैं। ये रहा विस्थापन, तो r बराबर हो गया r, t बराबर कितने पे? 3 मान रख दो सीधा। 3 3 क्या 9 के 27 दिया 81 आई के प्लस 3 किया 9 जे के। ये आ गया विस्थापन। परिमाण ज्ञात कर लो आप, मॉड r ज्ञात कर लो। तो अंडर रूट 80 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग, ये निकल जाएगा विस्थापन। ठीक है, t बराबर 3 सेकंड पर ये होगा परिणाम विस्थापन कण का। कण का वेग 3 सेकंड पर, तो यहां से v का कितने पर? t बराबर 3, तो t 3 रखो, 3 क्या 9, 9 में 81 आई के प्लस 3 दूनी 6 जी के। तो ये ताक्षणिक वेग आ गया अंडर रूट 81 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग हो जाएगा 36। याद कर लेना, से ताक्षणिक वेग आ गया t बराबर 3 सेकंड पर। इसी बात ताक्षणिक त्वरण याद करना चाहे आप, तो a बराबर क्या होगा? t बराबर 3 सेकंड पर। यहां से देखो t की मान 3 रख दो, तो 18 3 54 आई कैप प्लस 2 जे कैप, क्योंकि t तो है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट रह जाएगा। परिमाण ज्ञात करना चाहो तो ये आ गया अंडर रूट 54 का वर्ग प्लस 2 का। ठीक है, तो आपको शायद से समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम विस्थापन ज्ञात करेंगे, किस प्रकार से हम त्वरण ज्ञात करेंगे, वेग ज्ञात करेंगे। ये सारी चीज हम अच्छे से समझ चुके हैं। एक और क्वेश्चन जिसे थोड़ा सा और अच्छे से आपका मैसेज हो जाएगा,
कि किस प्रकार से हम वेग विस्थापन त्वरण का परिकलन करते हैं। आज ना यहीं पे डिस्कशन करेंगे, ये काफी हेल्पफुल है, आगे भी बहुत सारे काम में आने वाले हैं आपके। यदि मान लो आपको विस्थापन सदिश दिया है, ऐसे दिया है टी की घात 4 आई कैप प्लस टी की घात 3 जी कैप, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहां से वेग सदिश आप ज्ञात कर लेना, इसका अवकलन करके वेग क्या होगा dr/dt, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर दूं 4 टी की घात 3 आई कैप प्लस 3 टी घात 2 जी कैप, वेग सदिश आ गया। ये त्वरण सदिश होगा तो dv/dt, अब वेग का करोगे मतलब टी इसका करोगे, अब ये समीकरण जो है आपके पास, तो 3 चौक 12 टी की घात 1 और कम आई कैप प्लस 2 तिया 6 टी 1 घात कम जी कैप, ये आगे त्वरण सदिश आ गया, ये वेग सदिश आ गया। अगर इस पर वेग का मान पूछ लिया तो तात्क्षणिक त्वरण होगी, मान लो t बराबर 2 सेकंड कह देता, 2 सेकंड पर विस्थापन ज्ञात करो तो 2 मान रखते, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये होता 16 आई कैप प्लस 2 2 4 दूनी 8 जी कैप, ये होता 8 चौक 32 आई कैप प्लस 3 2 दूनी 4 तिया 12 जी कैप, ये हो जाता 2 दूनी 4 और 12 चौक 48 आई कैप प्लस 12 जी कैप, सही है ना। इस प्रकार से ज्ञात हो जाते हैं आसानी से। परिमाण ज्ञात करना हो तो परिमाण का निकाल देंगे, मॉडल के। औसत ज्ञात करना हो तो इसी में एक बार R1 R2 ज्ञात कर लेना, V1 V2 ज्ञात कर लेंगे, औसत ज्ञात हो जाते हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ यदि मान लो हमें त्वरण समीकरण दिया हुआ है, हमें क्या दिया है त्वरण समीकरण, जैसे टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी जे कैप दिया हुआ है, और हमसे पूछा है वेग सदिश, क्या पूछा है, वेग सदिश और विस्थापन सदिश दोनों पूछे हैं। तो इसका उल्टा करेंगे और रिवर्स, पहले अवकलन कर रहे थे जब हमें विस्थापन दिया था, अब त्वरण दिया है तो त्वरण से वेग कैसे ज्ञात किया जाए, त्वरण से वेग, ऐसा करते हैं अवकलन, क्या करते हैं अवकलन, इंटीग्रेशन ए dt बराबर होता है वेग, समाकलन सॉरी अवकलन नहीं समाकलन करेंगे, तो समाकलन करेंगे तो ये हो गया, यहां से समाकलन का चिन्ह लगा दो, यहाँ टी की घात 2 dt आई के प्लस समाकलन का चिन्ह ये टी dt जे के, समाकलन में घात बढ़ जाती है, अवकलन में घात घटती है, समाकलन में घात बढ़ती है, तो ये वेग को निरूपित करेगा, एक घात बढ़ा दी, 2 रे कितनी हो गई 3, जो यहाँ आया उसको भाग में कर दो, ठीक है, इसकी दिशा ये रही आई के प्लस, इसकी घात 1 बढ़ा दो, एक घात तो ठीक थी 2 हो गई, और जो बचे भाग में आ गया, ठीक है, ये वेग सदिश मिल गया। अब इससे वेग सदिश से कहा जाता विस्थापन सदिश, तो इसी का अवकलन कर दो, विस्थापन सदिश मिल जाएगा हमें, मतलब v dt बराबर होता है r, विस्थापन सदिश हो गया ये, समाकलन कर दिया किसका, वेग सदिश का, वेग सदिश का समाकलन करने पर विस्थापन सदिश, मतलब r सदिश बराबर हो गया समाकलन जीरा t की घात 3/3 आई कैप प्लस t की घात 2/2 j कैप dt, तो t की घात यहां से एक और बढ़ेगी 4 4 तिया 12 हो गया आई कैप प्लस t की घात 3 3 दूनी 6 हो गया j कैप, ये आ गया यहां से विस्थापन सदिश। अब यहां से आंतरिक मान पूछ लेता, चाहे औसत वेग पूछे चाहे औसत विस्थापन पूछता या त्वरण पूछता, तो हम ज्ञात कर सकते हैं वही टी के मान रख करके। ध्यान रखें औसत की बात की जाएगी तो आपको v1 v2 r1 r2 निकालने होंगे, तब औसत त्वरण और औसत वेग निकल के आते हैं। अगर तात्क्षणिक की बात की तो टी की वजह सीधे सीधे नीचे समीकरण को रख दो तो तात्क्षणिक त्वरण मिल जाएगा, तात्क्षणिक ये मिल जाएगा, और विस्थापन तो टी डायरेक्ट मिलेगा, विस्थापन कोई औसत वगैरह होता नहीं है, कि इस प्रकार से आप ज्ञात कर लेंगे। हाँ, यदि स्थिर सदिश दिए जाते हैं आपको, r1 स्थिर सदिश ये है, r2 स्थिर सदिश ये है, तो विस्थापन सदिश क्या होगा, तब हम सबट्रैक्ट करके घटा करके निकाल देते हैं। बात समझ में आ गई। मैंने आपको सदिशों का संयोजन समझा दिया था और सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना समझा दिया था। एक चीज और छूटी हुई है, सदिशों का व्यकलन घटाना,
और एक चीज और, घटकों में वियोजन करना। कोई सदिश दिया हो, उसका घटकों में वियोजन किस प्रकार किया जाता है तथा सदिशों का व्यकलन कैसे किया जाता है। पहले कर लेते हैं सदिशों का घटकों में वियोजन। सदिशों का घटकों में वियोजन कैसे करते हैं, देखो। जैसे मान लो कोई सदिश दिया हुआ है, ये कोई सदिश है और इसका कोण दिया हुआ आपको यहाँ पे थीटा। तो इसके दो घटक आप तोड़ सकते हो। मान लो ये वेग सदिश है, यहाँ पे इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं इस प्रकार से, पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाई जाए तो ये सदिश संयोजन के नियम से ऐसे तो लिखा जा सकता था। मतलब इसका ये वाला जो है, अगर त्रिकोणमिति लगाओ आप यहाँ पे, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। ये वाला जैसे ओ ए पी डाल दो, ओ ए पी। तो यहां से अगर साइन थीटा अगर आप याद करोगे तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब ये रहा, तो ए पी सदिश अपॉन कर्ण कितना है, ओपी सदिश। तो यहां से एपी की वैल्यू क्या निकल के आई, ओपी साइन थीटा, और ओपी क्या है, वी, वी साइन थीटा। ये निकल के आ गया एपी। सही है। और दूसरा, अगर इसका cos थीटा का मान निकाला यहां से, cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ओ ए बटे ओपी। तो ओ ए सदिश क्या आ गया, ओपी कॉस ऑफ थीटा, ओपी क्या है, कॉस थीटा। तो ये ओपी के ही तो दो कंपोनेंट है। हम ओपी को ऐसे तो लिख सकते हैं यहां से, पाइथागोरस प्रमेय से, ओपी बराबर हो सकता है ओ ए प्लस ए पी, ओ ए सदिश प्लस ए पी सदिश। सदिश संयोजन का नियम ही तो है, आ रहा समझ में नहीं, बहुत अच्छी चीज है। तो ओ पी ये रहा वी था, ये ओ ए क्या है, ओ ए रहा वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा। देखो ओ ए किस दिशा में, एक्स अक्ष दिशा में, आई के प्लस, और दूसरा ये उधर है वाई अक्ष की दिशा में, तो वी साइन थीटा जे के। तो दो घटकों में तोड़ दिया। देखो वी था, एक घटक तो ये रहा और एक घटक ये रहा। तो यदि हम इसको लिखना चाहें तो v को ऐसे तो लिख सकते हैं, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, जहां वी एक्स हो गया वी कॉस थीटा और वी वाई क्या हो गया, वी साइन थीटा। तो ये वेग सदिश था, उसके दो घटक लिख दिए। तो सदिश को घटकों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। मान लो कोई सदिश, मानो सदिश ए धन एक्स अक्ष से अल्फा कोण बनाता है, वाई अक्ष से बीटा कोण और जेड अक्ष से गामा कोण। गामा कोण बनाता है, ठीक है। तो इसके घटक क्या क्या होंगे, देखो एक्स अक्ष की ओर तो घटक हो जाएगा, जैसे ए एक्स से लिखते हैं, ए कॉस अल्फा। वाई अक्ष की ओर तो घटक हो जाएगा ए कॉस बीटा, और ए जेड अक्ष की ओर हो जाएगा ए कॉस गामा। इसको लिख सकते हैं ए बराबर ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप प्लस ए कॉस गामा के कैप। इस प्रकार से लिख सकते हैं हम सदिश को, पूरा सदिश ए ही होगा हमारा। क्लियर। फिर हम अगर इससे आगे बात करें तो ये मैंने क्या सिखाया आपको अभी बताया, केवल सदिशों की घटकों में वियोजन। तो इस प्रकार से वियोजन किया था। मैंने ये तीन त्रिविमीय दिशा में जो बता दिया, यदि एक्स अक्ष अल्फा बीटा गामा कोण हो तो एक्स अक्ष की ओर घटक ये हो गया, वाई अक्ष की ओर ये हो गया, जेड अक्ष की ओर ये हो गया।
यदि हमें इस प्रकार दिया हो, द्विमीय सदिश दिया है तो इस प्रकार से वियोजन करते हैं, तो घटकों का वियोजन इस प्रकार किया जाता है। जैसे मान लो हमसे कहा जाए क्वेश्चन में, क्वेश्चन कहा जाए 5 न्यूटन बल एक्स अक्ष से 30 अंश के कोण पर आरोपित है, तो इस बल के एक्स अक्ष व वाई अक्ष के अनुदेश घटक ज्ञात कीजिए। कैसे करूं? 30 अंश है तो x के अनुदेश क्या हो जाएगा, एफ एक्स से लिखेंगे एफ कॉस थीटा। अभी देखा था ना हमने, एफ वाई क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। ठीक है, एफ कितना था 5 कॉस 30, एफ वाई क्या हो गया 5 साइन 30। कॉस 30 का होता है √3/2, तो 5 √3/2 न्यूटन हो गया। एफ एक्स, एक्स का अनुदिश हो गया, एक्स अक्ष का अनुदिश। वाई अक्ष का अनुदिश क्या हो गया, ये 5/2। ठीक है, यहाँ आई कैप लिखना सब ठीक है, तो कोई बस ये आगे घटक कर लेंगे आप। घटकों में वियोजन इस प्रकार से घटकों में वियोजन किया जाता है। अब देखो व्यकलन किस प्रकार से करेंगे आप, क्या करना है हमें, व्यकलन। तो संयोजन का सूत्र तो याद है आपको, सदिश संयोजन का सूत्र क्या था, सदिश संयोजन का सूत्र था r बराबर होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। √a² + b² + 2ab cos थीटा, ये होता है। तो वियोजन, अब बात करेंगे हम सदिशों के वियोजन की। सॉरी, वियोजन तो हो गया, सदिशों का व्यकलन। सदिशों का व्यकलन मतलब घटाना। सदिशों का योग पता है, सदिशों के योग का सूत्र क्या होता है, ये होता है r बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। हेड टू टेल मेथड आपको बताया गया होगा, ठीक है ना, उसी हिसाब से हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं। तो जैसे कि ये दो सदिश हैं, ये सदिश a है और एक सदिश ये है b, है ना, हेड टू टेल मेथड है ये। इन दोनों के मध्य कोण को ये थीटा, तो तब के लिए था ये सूत्र हमारा, ये a सदिश और ये b सदिश योग के लिए। अब हमें मान लो समय ज्ञात करना है a माइनस b, क्या ज्ञात करना है, a माइनस b। तो a माइनस b ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, b की दिशा को परिवर्तित करना है। b उधर जा रहा है, इसका विपरीत किधर आएगा, इस दिशा में आ जाएगा, सही है ना। तो देखो ये कोण थीटा था, तो ये कोण भी क्या हो गया थीटा, यहां ये कोण थीटा है, देखो ऐसे बना रहे थीटा, तो ये कोण भी क्या होगा, यहाँ थीटा कोण हो गया, लेकिन इसकी दिशा बदल गई है इधर b, तो ये आ गया ऐसे गया, और सदिश संयोजन में लगाओगे तो ये इस प्रकार से ज्ञात करना है हमें, ये रहा। लेकिन अब आपको एक चीज ध्यान देनी होगी कि कोण कौन सा देखा जाएगा, कोण कब कौन सा देखा जाता है। इसमें भी हम कैसे देखते थे कि इसको आगे बढ़ाते थे। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से दो सदिशों का व्यकलन किया जाता है। आपको कोण दिया है ना, सीधा सीधा आप ये ध्यान रखो, जो थीटा दिया हो, जो भी दिया है, 30 अंश दिया है, ठीक, सदिश दिए होंगे आपको, a सदिश दिया होगा, b सदिश दिया होगा, कुछ भी वैल्यू हो उनकी, तो उनका परिणामी सदिश क्या होगा, वो होगा यहाँ पे वही a² + b² + 2ab cos 180 माइनस थीटा लगा दो, या ऐसा कर लो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। किसी भी तरीके से निकाल दो, दो सदिशों का विकलन आपको ज्ञात हो जाएगा। घटाने के बाद जो सदिश मिलेगा उसका परिमाण ये होगा। ये सूत्र है जिसकी सहायता से हम दो सदिशों का विकलन ज्ञात कर सकते हैं। आज हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं। आज हमने सदिशों के स्थिर सदिश के बारे में पढ़ा, विस्थापन सदिश के बारे में पढ़ा, वेग सदिश, त्वरण सदिश ये पढ़े, औसत वेग क्या होता है, औसत त्वरण क्या होता है, ये सारी चीजें हमने निकाली थी। फिर सदिशों का घटकों में वियोजन निकाला था, द्विमीय सदिश द्विमीय में वियोजन बताया था, त्रिमीय सदिश में वियोजन बताया था। फिर हमने यहाँ सदिशों का विकलन के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में समतल में गति के उदाहरण दो हैं। एक तो प्रक्षेप्य गति पढ़नी है आपको और एक पढ़नी है वृत्तीय गति, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, सो एंजॉय द लेक्चर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।